चर्चा कल किया था बाउल टाइप का हीटर, वो इसी प्रकार का होता है। आप देख रहे हैं टेबल फैन की तरह है, लेकिन पूरी तरह से क्या है आपका लाल है। इससे हमें क्या प्राप्त हो रही है, ऊष्मा प्राप्त हो रही है। 1000 वाटेज के रेंज में कम से कम रहता है। फिर स्टोव के बारे में चर्चा किया था, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके ऊपर भी हमने क्या लगाया हुआ है, ग्रिल लगाया हुआ है, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहाँ पर आपका क्या है, इंसुलेटेड हैंडल है, जिसको पकड़ने ये सब में हमें क्या मिलती है, सुविधा। और इस सॉकेट से हम इसमें क्या करते हैं, सप्लाई देने का साथियों काम करते हैं। फिर हमने चर्चा किया था हीटर प्लेट। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो आपका हीटर प्लेट था, ये वाला चीनी मिट्टी का बना हुआ है, उसके ऊपर आपने क्या किया है, नाइक्रोम के तार को लपेटने का काम किया है। फिर हमारा जो है, मैंने आपसे ये बताया था कि कितने टेम्परेचर तक को यह मेंटेन करता है जी, 900 डिग्री सेल्सियस तक पर यह काम कर सकता है। और 2000 वाटेज इसकी क्या होती है, पावर कंजप्शन की क्षमता रहती है। इसका बॉडी आप देख लीजिए, अब तो अलग अलग डिजाइन का आने लगा। अब तो समय बदल गया, हम लोग इंडक्शन चूल्हे का क्या करने लगे, उपयोग करने लगे, जिसमें कि कुछ भी ऊपर आप बॉडी टच करिए, कहीं कोई हीट आपको महसूस नहीं होता है। सिर्फ आपके उपकरण जिसमें आपको हीट ले जाना है, वही आपकी सिर्फ हीट जाती है। वेस्टेज बिल्कुल भी उष्मा का नहीं होता है। अब यहां ध्यान देते हैं, आगे हम लोगों ने चर्चा किया था इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में। सबसे ज्यादा इसका यूज होता है 350 से 750 की क्षमता का। ये आपका सोल प्लेट है, जिसमें हमारी नाइक्रोम की तार लपेटी गई है अभ्रक की पत्ती के ऊपर में। और इस सोल प्लेट के साथ इसका सीधा संबंध होता है। और किस माध्यम से उष्मा जाती है, कंडक्शन के माध्यम से जाती है। और इस सोल प्लेट का जो निर्माण है किस पदार्थ से हुआ है, माइल्ड स्टील से। किससे हुआ है साहब, माइल्ड स्टील से हुआ है। यही मेरे प्रेस का बेस होता है। जितने भी पुर्जे हैं सब इसी पर कसे हुए होते हैं। बाहर निकाल कर देखिए तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर होता है आपके हीटिंग एलिमेंट का, जिसमें अभ्रक की पत्ती के ऊपर ये जो खांचा छूटा हुआ है, इसी में आपका नट को क्या करते हैं, अंदर से नट आकर के तो ऊपर कसाया जाता है। समझे कि नहीं। और साथियों ये है आपकी एस्बेस्टस की प्लेट, प्रेशर प्लेट। जिस प्रेशर प्लेट को आप किसके ऊपर रखते हैं, हीटिंग एलिमेंट के ऊपर डालते हैं, जो कि आपके उष्मा को क्या करता है, ऊपर भेजने से मना करता है, सबको कहां देता है, नीचे ही प्रदान करता है। और बाद में जब कवर लगाते हैं, ठीक है कि नहीं, हैंडल भी आपका क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल का। और ये आपका हैंडल भी हमारा कैसा है, देख रहे हैं आजकल तो फाइबर मटेरियल का आने लगा है, रंग बिरंगा डिजाइन होता है। और जो आप ऊपर से कवर लगाते हैं, मेटल का कवर, उस कवर के भी निचले हिस्से में क्या करते हैं, क्रोमियम की परत को लगाने का काम करते हैं, जिससे वह क्रोमियम रिफ्लेक्टर का काम करता है, उष्मा को नीचे की तरफ ही भेजने का काम करता है। यह आपका ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन है। यहां इंडिकेटर के रूप में हम किसका यूज कर रहे हैं, नियॉन लैंप का यूज कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, नियॉन लैंप का कर रहे हैं। आप जानते हैं नियॉन लैंप कैसा लैंप होता है, कोल्ड कैथोड लैंप होता है। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। 2000 ओम या उससे अधिक का रेजिस्टेंस सदैव इसके साथ क्या करते हैं, श्रेणी में लगाते हैं। ये ध्यान रखिएगा साथियों। और हमारी वाटेज यहां 1000 बोला गया है, लेकिन आप मान लीजिए कि हम लोग 300, 350, 400, 500 के वाटेज का भी आयरन अब डिजाइन करने लगे हैं। वाटेज जितना कम होता जाएगा, आपके सामान की कीमत उतनी बढ़ती चली जाएगी। ये भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। इसमें ताप नियंत्रण के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, थर्मोस्टेट का। तो जो हमारी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें थर्मोस्टेट क्या काम करती है, ताप का नियंत्रण करती है। इसमें फैलाव और सिकुड़ाव होता है, जिसकी वजह से ताप जब अधिक हो जाता है तो क्या होती है, फैल जाती है कि सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है कि फैल जाती है, बढ़िया से बोलिए। ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, ताप घटेगा तो सिकुड़ेगा, तो घटेगा तो संपर्क बन जाएगा, फैलेगा तो संपर्क हट जाएगा। ये मामला रहता है साथियों। थर्मोस्टेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नियत उष्मा। क्या होता है, नियत उष्मा। ये आपका स्टीम इलेक्ट्रिक आयरन है। यहां से आप ढक्कन खोलिए, पानी डाल दीजिए। ये आपका वाटर टैंक है, और इसी में आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के माध्यम से हमारी यह पानी गर्म होती है। ये थर्मोस्टेट का नॉब है, जो टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। स्टीम के तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करता है। और यहां से आप भाप कंट्रोलर, जो कि स्विच दबा के 1 2 3 स्टेप में होता है, जिसके माध्यम से आप कितना भाप निकालना चाहते हैं, कम ज्यादा, वो यहां से क्या होती है, निर्धारित की जाती है साथियों। चलिए, तो हम इसका प्रयोग कहां करते हैं, स्टीम आयरन का प्रयोग कहां करते हैं, कपड़े पे। कौन सा कपड़ा, चादर है, बेडशीट है, साड़ी है, इन सभी पर आयरन करने के लिए इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा,
हमारी जो अलग अलग डिवाइसेस हैं उसमें हम लोग केतली पर भी चर्चा किए थे। ये आपकी इलेक्ट्रिक केतली है, आपको 0.5 से लेकर के 1.5 लीटर के रेंज में आने लगी है। अब तो 2 लीटर का भी आता है। तो जैसे जैसे समय बदलता है साइज में हम लोग क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। इसके पेंदी में ही आपकी क्या होती है, हीटिंग एलिमेंट आपका लगा होता है और उसके निचले हिस्से में सॉकेट, जिसके माध्यम से आप सप्लाई देने का काम करते हैं। विद्यार्थियों, यह कम मात्रा में पानी को गर्म करता है। चाय वगैरह बनाने, मैगी बनाने, अंडा उबालने में हॉस्टल में रहने वाले बच्चे इसका यूज करते हैं। लेकिन आजकल लॉज में भी क्या कर दिया है, एमसीबी लगा देता है, वह तुरंत ट्रिप हो जाता है। लैपटॉप चार्ज में लगाइएगा तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। बताइए, लड़का जाता है स्टेशन पर लैपटॉप चार्ज करने के लिए, इतना दिक्कत हो जाता है, समझे कि नहीं। और रूम में ट्रिप बार बार कर रहा है तो कहां जाएगा बेचारा, राजेंद्र नगर चला जाता, वहां लगा के चार्ज करके फिर आता है और तब अपना पढ़ता है। बड़ी दिक्कत है विद्यार्थी जीवन में, समझे कि नहीं। चलिए, तो ये 350 से लेकर के 450 वाट का रहता है। तो ये हमारी क्या है साथियों, इलेक्ट्रिक केतली है। और इसका नीचे का जो पोर्शन है, इसी हिसाब का क्या लगा हुआ है, हमारा प्लग है, जिसमें 3 पिन का सॉकेट है। आप जानते हैं कि हमारा एक पिन, तीसरा पिन क्या होता है, मोटा होता है। हालांकि उसमें उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है साहब अर्थ के साथ संपर्क बनाना, सेफ्टी की सुविधा को क्या करना, डेवलप करना। आइए सरकार, लेकिन हम लोग ऐसा जनरली करते नहीं हैं। अब आपका हॉट प्लेट है जिस पर डायरेक्ट आप रोटियां सेक सकते हैं, आपको तावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में साथियों ध्यान रखिएगा कि कितने टेम्परेचर तक, 550 से 700 तक यह जा सकता है। विद्यार्थियों, आपको यह ध्यान रखना है, यहां पर भी हीटिंग एलिमेंट के रूप में आप किसका प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। आपका सर्पिल आकार की संरचना जो है यहां पर बनाई जाती है। और जो नीचे का भाग है हॉट प्लेट का, वह भी पोर्सिलीन का प्लेट होता है, नहीं तो क्ले का, मिट्टी का रहता है, समझ गए, फायर क्ले का रहता है, जो उस तापमान को सहने में सक्षम होता है। क्या होता है, तापमान को सहने में सक्षम होता है। अलग अलग नोब सेट कर देते हैं, लो, मीडियम और हाई। जितना फ्लेम रखना चाहते हो उतने पे ले जाते हैं। गैस चूल्हा आप लोग यूज करते हो, उसमें भी नोब है ना, आप जरूरत के हिसाब से कम, ज्यादा, हाई लो, मीडियम लो, सब तरह की अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग चलते हैं कुकिंग रेंज के बारे में। कुकिंग रेंज का जनरली घरों में कम उपयोग होता है। लंगर वगैरह जो चलता है आपका गुरुद्वारे वगैरह में, जहां ज्यादा लोगों का खाना बनना है, वहां पर ये सब चीज क्या होती है, इस्तेमाल में ली जाती है। या कई लोगों के घर में आपने देखा होगा, या आप लोगों के पास भी होगा, 4 चूल्हे वाला गैस का जो है, गैस चूल्हा 4 रहता है। तो एक पर चावल, दाल चढ़ा दी, चावल चढ़ा दी, एक पर सब्जी बन रहा है, एक पर उधर एक आदमी रोटी बना रहा है। तो मतलब आधे घंटे के अंदर 2 आदमी लगा और खाना वाना बन के रेडी हो गया, है कि नहीं है। तो ये होता है। हालांकि तो अब तो सुविधाएं जितना सोच सकता है मनुष्य उतना होती जा रही है। तो इसमें भी आपकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं, लो, मीडियम, हाई, सब तरह के आप क्या कर सकते हैं, फ्लेम की व्यवस्था कर सकते हैं। यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, नाइक्रोम का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक रोस्टिंग चेंबर होता है, जिस चेंबर में पकाया जाता है, कोई चीज को भुना जाता है, या बैगन आपको पकाना है, चोखा बनाना है। बिहार में लिट्टी चोखा बहुत चलता है कि नहीं है। जाड़ा मौसम में तो और ज्यादा लोग इच्छा करते हैं। तो उसमें बैगन पकाना है तो क्या करिएगा, उसी रोस्टिंग चेंबर में डाल दीजिए और उसके बाद फिर अपना निकाल लीजिए। तो एक से एक व्यवस्थाएं जो है रहती हैं, समझे कि नहीं। चलिए साहब, अब आपका ये टोस्टर, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, भूकंप बार बार आता रहता है, समझे कि नहीं। भूकंप बार बार आ रहा है, 2 दिन पहले भी आया था, समझे कि नहीं। आइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तब तो ठीक, ये सब गिरेगा भी तब लोग मैनेज कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते। कुछ दिन पहले भूकंप जो है लगातार हो रहा था। 15 में नहीं, 15 के बाद का ये घटना है। 15 में ही, उस समय हम आर्वर्ड यूनिवर्सिटी में कॉपी जांच रहे थे, बीटेक वाले विद्यार्थी का। पूरा कॉपी इधर से उधर, उधर से इधर आ रहा था, ठीक है ना। पूरा बिल्डिंग जो है वो तो 5 मंजिला बिल्डिंग है, बड़ा सा, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, उसी में। उसके बाद जो है सब लोग बाहर निकले, लेकिन उस दिन झटका जो है 5 बार 6 बार आया था, जोरदार झटका आया था, समझे कि नहीं। एक मनुष्य जो है उसी झटके में पकड़ा गया था। आपको त्रिवेणीगंज तरफ है, सुपौल जिला में पड़ता है, वहां का वो विद्यार्थी LIC का एजेंट है, आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा था। उस भूकंप के उस वजह से उसको इतना मेंटल आ गया, परेशानी आ गई, हाँ, मतलब मेंटली वो बहुत ज्यादा ये हो गया कि अब वो उस समय के बाद से अभी तक थरथरा ही रहा है, डर हो गया उसको, समझे कि नहीं।
वो एकदम कहीं पर भी खड़ा हो रहा है, वो थरथरा रहा है और गाड़ी उड़ी भी चलाना उसका बंद हो गया। तो देख लीजिए, भूकंप सिर्फ आपदा ही लाता है ये जरूरी नहीं है, मानसिक रूप से भी आदमी को कमजोर बना देता है। ये बात थोड़ा सा हास्यास्पद लग रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन के लिए कितना दुखद है, वो बेचारा बताइए क्या हो गया। हाँ हाँ, इतना साल से वो एकदम थरथर कर रहा है। हाँ, वैसे ही सही थरथर थरथर कर रहा, समझे कि नहीं? चलिए, देखो पानी हिल रहा है तुम्हारा। चलिए, ये टोस्टर है साहब, इससे क्या करते हैं सरकार, ध्यान दे दीजिएगा, ब्रेड को सेकने का काम करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो अलग आपका हाई लो मीडियम यहाँ भी करने का रहता है, समझे कि नहीं? हाई लो मीडियम करने का रहता है, और इसके बाद आप जिस हिसाब से चाहिए अंदर कर दीजिए, निकाल लीजिए, है ना। आपको अपने हिसाब से यहाँ टाइम सेट करना पड़ेगा, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, ये रेंज आपको खुद रखना पड़ेगा। नॉर्मली 4 मिनट 5 मिनट से ज्यादा हम लोग नहीं जाते हैं, उतने में आपकी ब्रेड सीख जाती है। आइए साहब, इमर्सन हीटर है, आपको जाड़े के मौसम में ये बड़ा कामयाब है ना। बिल्कुल, तो हम लोग बाल्टी में पानी गर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या रहता है, तो हमारी जो पीतल की नली है, इस नली में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर भर देते हैं, और इसी के बीच में क्या होता है, नाइक्रोम के पतले तार का क्वाइल रहता है। विद्यार्थी, इधर जो टिका रहता है वही आपका अर्थ का पोर्ट रहता है, जो बाल्टी के साथ क्या रहता है, अटैच हो जाता है, समझे कि नहीं? और कभी भी जब आप इमर्सन रड का यूज करते हैं तो आपके बाल्टी में आधा बाल्टी से अधिक पानी होना चाहिए, कम से कम ये पूरा हिस्सा यहां तक तो जरूर डूबा होना चाहिए। अगर आप कम करके पानी डालते हैं, उसका आधा से अधिक हिस्सा बाहर ही है, तो आपकी अगर प्लास्टिक वाली बाल्टी है तो बाल्टी उसी दिन चल जाएगी, समाप्त हो जाएगी, बचेगा नहीं, समझे कि नहीं? ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। इसमें भी 3 पिन सॉकेट लगा रहता है, 1500, 1000, 2500 के वाटेज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, कितना पानी है, कितनी क्षमता है, उस आधार पर उतने देर में पानी पूरी तरह से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और आप जानते हैं कि एसी सप्लाई से वह गर्म हो रहा है तो पानी में बुलबुला बिल्कुल भी साहब नहीं आता है। क्या होता है विद्यार्थी जी, बुलबुला किससे, डीसी से। किससे बुलबुला आता है, डीसी से आता है, क्योंकि उसमें पोलराइजेशन होने लगता है, ध्रुवीकरण होने लगता है, जिसके कारण आपका बुलबुला उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, गीजर की बात करते हैं, यह भी अभी के मौसम का ही पसंदीदा चीज है साहब। हम लोग अपने बाथरूम वगैरह में इसका यूज करते हैं। यह 2 तरह का होता है कि आपका क्या होता है, इंस्टेंट होता है स्टोरेज। इंस्टेंट में चालू कीजिए, पानी आते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है, निकलते जा रहा है, ठहर बिल्कुल नहीं रहा है। स्टोरेज में आप 20 लीटर, 25 लीटर, 40 लीटर का लगाइए, और उतना पानी आपका पहले अंदर में रहा और उतना गर्म होकर के तब फिर निकल रहा है, और फिर बचा हुआ पानी उसमें भरता जा रहा है। यानी आप छोड़ भी दीजिएगा तो कम से कम 20 लीटर 25 लीटर पानी गर्म होकर के उसमें बैठा रहेगा, जमा रहेगा। आप आधे घंटे 1 घंटे बाद भी उससे क्या कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, पानी गर्म रहेगा। क्योंकि हमने क्या बताया था कल आपको कि हमारी जो साहब ये व्यवस्थाएं जो है, ध्यान रखिएगा, हमारी जो अरेंजमेंट है उसमें आपका ये वाला हमारा बाहर का खोल है, ये भीतर वाला आपका क्या है साहब जी, इनर केस है, क्या है, आंतरिक टैंक है। और आंतरिक टैंक के भीतर यहां पर आपने क्या किया है, ट्यूब की स्ट्रक्चर में इस जगह पर आपका क्या लगा हुआ है, हमारा साहब नाइक्रोम, यानी हमारी उष्मक तंतु लगी है। इसमें भी थर्मोस्टेट हम लगाते हैं। अगर टंकी पूरी भर गई और एक निर्धारित मान से ज्यादा हीट हो गया तो ऑटो सप्लाई क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। इधर से पानी प्रवेश होता है, इधर से गर्म पानी आपको बाहर निकलती है। विद्यार्थी जी, ये आंतरिक टैंक और बाह्य स्ट्रक्चर के बीच में इस खाली स्थान में क्या भरते हैं, ग्लास उल भरते हैं साहब। और ये जो ग्लास उल है ये आपके उष्मारोधी होता है, ना ही बाहर के तापमान का असर भीतर वाले पानी पर पड़ने देता, ना भीतर के गर्मी को बाहर आने देता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि हम ग्लास ऊल का क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ग्लास ऊल का इस्तेमाल हीट को क्या करने के लिए साहब, हीट को हीट के निर्धारित मान को मेंटेन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज साहब जी, तो हम लोग नॉर्मली क्या देख रहे हैं, 32 से लेकर 88 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको सेट करने का काम। हाँ विद्यार्थी जी, अब जो बचा हुआ भाग है उसको पीपीटीए से पढ़ाएंगे। अब मेरे पास कोई उपाय बचा नहीं है, क्योंकि अब सब थ्योरी है, समझे कि नहीं, न्यूमेरिकल वाला चैप्टर अब रहा नहीं, इसीलिए आप पीपीटीए से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्मोस्टेट हमारा क्या है, 32 से लेकर 88 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर सेट है। इससे ऊपर होगा अपने आप क्या हो जाएगा आपका साहब जी
संचालन बंद हो जाएगा। कितनी क्षमता तक का? 400 लीटर तक का हम लोग रखते हैं, बड़े बड़े होटल सब में इसका यूज होता है। बाकी आप साहब कितना का लगाए हैं? 40 का लगाए हैं। चलिए अच्छा है, 40 से एक परिवार का काम चल जाता है, समझे कि नहीं? आइए साहब जी, तो ध्यान रखिएगा कि आपका स्टोरेज टाइप का गीजर है, बजाज कंपनी का है, अच्छा कंपनी होता है, समझे कि नहीं? लेकिन तो फिलिप्स का लगाया था, है ना? हाँ, महंगा तो थोड़ा पड़ता ही, लेकिन बहुत महंगा नहीं होता है। 20 लीटर का दाम आपका कितना पड़ेगा? वही 4,500-5,000 5,000 पड़ेगा बस। बहुत महंगा नहीं सोचिए कि हजारों लाखों का है। आप लोग भी लगा सकते हैं। साहब तो लगाए हैं, 3 लीटर का लिए हैं 1700 रुपया में, 1700 में 3 लीटर का लिए हैं वैज्ञानिक साहब, समझे कि नहीं? अपने डेली स्नान करके आते हैं। आइए, क्या होता है? तो ये आपका है साहब जी, इसमें देख लीजिएगा डिजाइन तो आजकल कवर लगा देता है, किसका साहब? वो फाइबर का कवर लगा देता है, तो इसीलिए डिजाइन अलग अलग रंग बिरंगा खूबसूरत सब रहता है, फूल तूल डिजाइन कर देता है, तो बड़ा अच्छा, उसी का दाम 500 रुपया बढ़ा दिया है कि नहीं है? तो आजकल तो आदमी क्वालिटी पर थोड़ी जा रहा है, आजकल आदमी चमक दमक पर जा रहा है, डिजाइन कैसा है। तो ध्यान रखिएगा साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गीजर में जल स्तर कम से कम कितना रहना चाहिए? आपका 10 से 12 सेंटीमीटर कम रहना चाहिए, ताकि अगर आपका हीट ज्यादा होने के कारण स्टीम बन रहा है, भाप बन रहा है, तो वो भाप आपकी उस खाली जगह में एडजस्ट हो जाए, नहीं तो प्रेशर क्या होगा? बहुत बढ़ जाएगा। आप लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग तो मेहनती छात्र है, आप में से जो भी छात्र अपने बाथरूम में स्नान करता है गर्म पानी से, ठीक है कि नहीं, आप क्या महसूस करते हैं? स्नान करने के बाद उस गर्म पानी का जो स्टीम है पूरे बाथरूम में भर जाता है, और पूरा आपका लगेगा कि अंधेरा जैसा हो गया, पूरा धुंधला धुंधला हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अनुभव किया ही होगा आप लोगों ने। मतलब आप क्या समझे, वो स्टीम उतने भाग में, छोटे से कमरे में, बाथरूम में क्या कर रहा है? एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जब चेंबर और छोटा होगा तो नहीं वहां ब्लास्ट करा देगा, इसलिए जगह छोड़ना क्या होता है? आवश्यक होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए विद्यार्थी जी, ध्यान रखिएगा, हालांकि होता नहीं है, बट हम लोग शुरुआत से ही सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, नहीं तो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं है? होने के लिए तो सब सही था, भूकंप भी आ गया था, तो कौन क्या जानता है। आइए साहब हॉट केस की बात करते हैं। अब सवेरे खाना बना के बालक आ गया कुछ, अब शाम में जाएगा, सोचा कि अब क्या करें, सब्जी जो है, मान लीजिए कि रोटी भी बना लिया था, तो उसको सोच रहा है कि अब रात में नहीं बनाएंगे, अभी ये 12 पीस बना लिए, 6 पीस अभी खाया, 6 रात में खाएगा, ठीक है कि नहीं? 2 टाइम खाता है तो 6-6 रोटी खाता है ना जी? चलिए, तो बेचारा क्या किया, उसको हॉट केस खरीद के ले आया, उसी में रख दिया, अपना गर्म है 8 घंटा तक, जब तक में जाएगा तो फिर यूज हो जाएगा। इस काम के लिए यूज करते हैं। तो अब तो हॉट केस का जमाना चला गया साहब। आप लोग समोसे वाले का हॉट केस देखे होंगे, शीशा का बंद करके उसमें क्या डाल देता है? इनकैंडेसेंट बल्ब लगा देता है, और समोसा 10 बजे का रात में 8 बजे किए हैं, 1 घंटा हो रहा है। तो ये चीजें होती हैं साथियों। तो इसमें ग्लास विंडो है, अंदर पूरी चीजें आपको दिखती रहती हैं। क्या होती हैं? पूरी चीजें आपको दिखती रहती हैं। उष्मा नियंत्रक है, इसके माध्यम से आप हीट के मान को क्या करते हैं? नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। और जरा ध्यान रखिएगा, बॉक्स किस चीज का बना होता है? माइल स्टील के सीट का बना होता है, और डबल लेयर होती है आपके वाल की। डबल लेयर होने के कारण क्या होता है? तो अंदर की उष्मा बाहर और बाहर की भीतर नहीं हो पाती है, और उन दोनों लेयर के बीच में क्या फंसा देते हैं? थर्मोकॉल फंसा देते हैं। थर्मोकॉल क्या होता है? उष्मारोधी होता है, हीट को अंदर बाहर जाने नहीं देता। साउंड रोधी भी होता है, आवाज को भी रोकने का साहब यह काम करता है, समझे कि नहीं? बॉक्स का आकार कितना? 50 बाय 50 इंटू 40 का रहता है। और माइल स्टील का जो भीतरी दीवार है उस पर क्या लगाते हैं? निकेल का, आप बिल्कुल क्रोमियम का लेप लगा देते हैं, या माइल स्टील या निकेल का पतला तार का जाली। ये जाली क्यों? खांचा, रैक बनाने के लिए। नीचे एक सामान है, फिर ऊपर दूसरा सामान है, फिर ऊपर तीसरा सामान है, यानी सभी सामानों को बायफरकेट, नहीं तो पता चला एक ही सामान रखे या पूरा आपका जो है हॉट केस क्या है, खाली है। तो यदि रैक वाला सिस्टम हो जाता है जालीदार, तो नीचे कुछ और रख दिए, ऊपर कुछ और रख दिए, जैसे फ्रिज में आप लोग रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है ना? दरवाजे के ऊपर क्या है? रबर की पट्टी किनारे में लगी रहती है। आपको मालूम है ना, फ्रिज में भी रबर का पट्टी कॉर्नर कॉर्नर में रहता है, जो पूरी तरह से एयर टाइट कर देता है। उसी काम के लिए, वायुरुद्ध करने के लिए क्या होता है? ऐसा करना पड़ता है। साथियों अब जरा ध्यान दीजिएगा, कितने वाटेज तक के लिए यूज होगा इसका साहब? 750 से लेकर 1000 वाट तक के लिए, ठीक है कि नहीं? और किस तरह का तंतु है? बंद प्रकार का उष्मक तंतु है। इसमें भी क्या लगाते हैं? थर्मोस्टेट, जो ताप के मान को नियंत्रित करता है। जितना टेम्परेचर सेट कर दिए उतना तक है तो ठीक है, उससे ज्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिक सप्लाई डिस्कनेक्ट। फिर आपके रेंज तक पहुंच के और उससे कम होने लगा तो फिर सप्लाई
चालू है ना साथियों, ध्यान रखिएगा। आपके कहां पर, हमारे फ्रिज में भी तो यही सिस्टम है, उसमें भी कंप्रेसर 24 घंटे नहीं चलता है, समझे ना। जब स्टैंडर्ड से घटने लगता है तब फिर कंप्रेसर चालू होता है। ये देख लीजिए, आपका जालीदार रैक दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे सामान रख देंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है ना। कुछ छोटा सामान रहेगा तो इसके नीचे वाले केस में रख देंगे। तो अलग अलग सेक्शन हम यहाँ पर बना लेते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग करते हैं। फिर आपका ओवन है साहब, तो आजकल तो जमाना माइक्रोवेव ओवन का आ गया है। 5 मिनट के अंदर आप केक बना करके तैयार है कि नहीं है। अर्जेंट ऑर्डर कीजिए, 5 मिनट बैठिए, बन जाएगा, पैसा 350 की जगह 600 लगेगा। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, अब तुरंत चाहिएगा तो खर्चा तो करना ही पड़ता है ना। हाँ, कल लीजिएगा तो 350 में हो जाएगा, रसीद कटा के चले जाइए, बोलता होगा दुकानदार। चलिए साहब, तो ओवन के माध्यम से क्या हो रहा है, भोजन को पकाया जा रहा है। केक वगैरह बनाने में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, प्लस खाना को गर्म रखने में भी क्या हो रहा है, इसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। एक आपका ऊष्मक तंतु प्रकार का है, एक आपका माइक्रोवेव ओवन है। वैज्ञानिक जी, ऊष्मक तंतु प्रकार का सामने देख लीजिए, ये ऊपर में आपका बिल्कुल क्वाइल क्वाइल क्वाइल, यहाँ से हीट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस जगह पर हमारा एयर सर्कुलेशन के लिए जालीदार संरचना बनाया है, ये हमने ग्रिल दिया है, जिसमें हम सामान को क्या करेंगे, रखेंगे। तो हॉटे केस के जैसा है, उसी का बड़ा भाई है। हॉट केस छोटा था, ये थोड़ा साइज में क्या है, बड़ा है। कितने वाटेज तक का हम इसमें यूज हो रहा है, 2500 वाट तक का क्या कर रहे हैं, सप्लाई का कंजप्शन हो रहा है। लो, मीडियम, हाई, हर तरह के तापमान का सेटअप करते हैं। और यहां पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम का ही इस्तेमाल करते हैं हीटिंग एलिमेंट के रूप में। और विद्यार्थी जी, थर्मोस्टेट का यूज यहां भी करना है, किस काम के लिए, तापमान को नियंत्रित करने के लिए। निर्धारित मात्रा से अधिक बढ़ने पर तुरंत सप्लाई। अब देखिए, वो वाला फोटो देख रहे थे, ये देख रहे हैं, ज्यादा अच्छा यही नहीं लग रहा है कि नहीं है। अब वो 3500 का ही 11000 का है ना, यही प्लान रखे हैं, अभी नहीं रखे, विचार बना रहे हैं ना, ये सब यूज नहीं करना है। अच्छा अच्छा, खरीद के रखा रहेगा आपके लिए, है ना, अच्छी बात। चलिए साहब, नौकरी लगने के बाद भी अपनी क्षमता नहीं होगी कि खुद से खरीद सकें, दूसरे से मांगवे करेंगे, है ना। हाँ, दूसरे से मांगवे करेंगे, याचना ही करते रहेंगे, है कि नहीं। हाँ, चलिए साहब, हाँ हाँ, तब ठीक है। हाँ, तब ठीक है। चलिए साहब, ये हमारा क्या, माइक्रोवेव ओवन है। अब ये रहा आपका माइक्रोवेव ओवन, इसके अंदर आप देख रहे हैं साहब जी, क्या है, हमारा केक। लेकिन बहुत अच्छी बात ये जानिए साहब, कि इसमें कोई हीटिंग एलिमेंट नहीं रहता है। इसमें क्या होता है विद्यार्थी जी, तो हॉटकेस के जैसा दिखता है, लेकिन ये पारदर्शी सेक्शन है। यहां से ढक्कन खोलिए, नोब के माध्यम से आपका टेम्परेचर को कंट्रोल करिए, ठीक है। 300 से लेकर के 3000 मेगाहर्ट्ज के बीच में हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का यहां पर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का यूज किया जाता है। और ये तरंग कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। और इन तरंगों के माध्यम से आपके भोजन के ऊपर क्या होता है, जब ये तरंगे पड़ती हैं तो क्या होता है, हलचल पैदा होती है। क्या होती है विद्यार्थी जी, हलचल पैदा होती है। और उस हलचल से, उस वाइब्रेशन से आपका क्या होता है, खाना बहुत कम समय में पक जाता है। चलिए। तो हमारी जो है खाद्य पदार्थ का जो कण है, यह वेव उस पर जब जाता है, चारों तरफ के वाल से जब टकरा के रिफ्लेक्ट होता है, तो बहुत तीव्र हलचल क्या करता है, पैदा करता है। और उस तीव्र हलचल से, उस वाइब्रेशन से आपका खाना 4 से 5 मिनट में साहब बन के तैयार हो जाता है। विद्यार्थी जी, अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम वहां पर तो स्टील का, एल्युमिनियम का बर्तन डाल देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। भाई साहब, वो बर्तन डालिएगा, बर्तन आपका समाप्त हो जाएगा। हमको यहाँ पे कौन सा बर्तन डालना है, हमको यहाँ पर चीनी मिट्टी का, हमको यहाँ पर प्लास्टिक का, या स्पेशल जो हमारा बर्तन आता है इसके लिए, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। यानी अचालक पदार्थ वाला जो बर्तन है, उस सब का यूज करना पड़ेगा। कांच का, चीनी मिट्टी का, ये सब बर्तन यूज करना। मेटल का बर्तन कभी भी प्रयोग नहीं करना है। मेटल कीजिएगा तो मेटल आपके केके के साथ मिल जाएगा, समझे कि नहीं, उसको भी क्या करेगा, समाप्त कर देगा। विद्यार्थी जी देख लीजिए, इसका जो आंतरिक वाल है, उससे बिल्कुल टकरा टकरा के रिफ्लेक्ट हो करके सारी की सारी तरंगे कहां आ रही है, आपके भोजन पर। और भोजन में क्या कर रही हैं, बहुत ही बारीक वाइब्रेशन, और इतना ज्यादा वाइब्रेशन कर रहा है, जिसके वजह से क्या होता है विद्यार्थी जी, भोजन आपका अविलंब पक जाता है, तुरंत पक जाता है। नौजवानों, जो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसमें आप ध्यान रखिएगा, मैग्नेट्रॉन नाम का एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब होता है। क्या होता है वैज्ञानिक जी, मैग्नेट्रॉन नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब होता है, समझे कि नहीं। और वह जो होता है, ठीक है कि नहीं,
मैग्नेट्रॉन नाम का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब है वह जो आपका होता है वही क्या करता है, माइक्रोवेव को उत्पन्न करने का काम करता है। क्या करता है? माइक्रोवेव को उत्पन्न करने का काम करता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम एक स्टैंडर्ड वेव की अगर बात करें तो 2540 मेगाहर्ट्ज का तरंग क्या करते हैं, यहां पर उपयोग में लेने का काम करते हैं साथियों। अब आपका हीट कनेक्टर है, ये जो हीट कन्वेक्टर है ये हवा फेंकता है। पहले आपका वो प्रिंटिंग होता था, समझे कि नहीं, ऑफसेट प्रिंटिंग, समझे कि नहीं। आप क्या करते थे, पेज ऊपर में लगाया, उसके बाद बना के लाया, स्ट्रक्चर बना के लाया, उसको दे दिया, ढाल दिया, फिर पेंट ऐसे ऐसे करके घस रहा है, उठा रहा है, निकाल रहा है। और यदि ऑर्डर ज्यादा है, मौसम खराब है, तो यही कन्वेक्टर चला के हल्का गर्म कर देता था, सब तुरंत सूख जाता था, समझे कि नहीं। तो इसका प्रयोग जो है गर्म हवा फेंकने के लिए किया जाता है। इसमें भी आप लोग क्या करते हैं, नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं हीटिंग एलिमेंट के रूप में, और नीचे आपका जालीदार स्ट्रक्चर रहता है और पीछे से आपकी क्या रहती है, ब्लोअर, जो बाहर की ओर हवा फेंकता है। ऊपर नीचे जहां हवा को करना है, नोब को उठा के दाएं बाएं आगे पीछे आप कर सकते हैं। 1000 वाट तक की क्षमता यह भी पावर का क्या करती है, कंज्यूम करती है साथियों। चलिए साहब, अब यहाँ एक छोटी सी बात याद रख लीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, एसी करंट जो हमारा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है उसको मीडियम टॉर्क के लिए या लो टॉर्क में भी हम यूज करने का काम करते हैं। साहब जी, हमारा जो पंखा है, ब्लोअर है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ड्रिलिंग मशीन है, कूलर, फैन है, यहाँ सब पर कितने वाटेज तक की सीमा, 0.05 से लेके 0.5 किलोवाट का छोटा छोटा मोटर होता है, बहुत छोटा रहता है। और परमानेंट मैग्नेट मोटर का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पंखा में करते हैं। ये हेयर ड्रायर है, जाड़े के मौसम में बाल सुखाने के लिए बहुत यूज में लिया जाता है, समझे कि नहीं। ये मामला, नहीं तो बाल ज्यादा देर तक गीला रह जाएगा तो फिर आपका तबीयत क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है, समझे कि नहीं। तो ये जो है हमारा बाल सुखाने के लिए यूज में लिया जाता है। इसमें भी थर्मोस्टेट लगा रहता है। आप देखते होंगे कि आप हाई पर कर दिए, 1-1.5 मिनट तक चला, उसके बाद अपने आप बंद हो गया, समझे कि नहीं। तो आप डर जाते हैं कि लगता है गया, समझे कि नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, वह क्या हो रहा है कि आपका थर्मोस्टेट हीट ज्यादा हो गया, जिसके कारण वह बंद हो गया, सप्लाई डिस्कनेक्ट, फिर थोड़ी देर के बाद वापस चलने लग जाता है। तो ये चीजें यहां पर भी होती हैं। इसमें भी हमने क्या किया है, ब्लोअर का यूज किया है, और इस पाइप के माध्यम से आपकी हवा क्या होती है, बाहर निकलती है। आप आवश्यकता अनुसार जब चाहे तो कम ज्यादा स्टैंडर्ड का अरेंजमेंट कर सकते हैं। लो हाई सबका हाथ में पकड़कर इसका यूज किया जाता है, समझे कि नहीं। नॉर्मली कौन सा मोटर होता है अनिल बाबू, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, पीएमडीसी का यूज हम लोग नॉर्मली करते हैं। सैडेड पोल का भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर है साहब, इसका पोल्ट्री फॉर्म में यूज होता है, अंडे को प्रॉपर हीट देने के लिए होता है, समझे कि नहीं, नियत ताप पर उसको मेंटेन करने के लिए। इसमें हम लोग नीचे पानी भी भरते हैं, ताकि अगर कुछ देर के लिए, 1 घंटा आधा घंटा के लिए हमारा सप्लाई चला भी गया तो पानी की गर्मी तुरंत में नहीं जाती है, थोड़ा समय लगता है। इसीलिए इसको क्या करता है, सुटेबल जो है साहब जी, आपको प्रॉपर हीट हमेशा प्रदान रहता है। ये आप ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी। इलेक्ट्रिक फैन का नाम आपने सुना है और आपने देखा भी अपने जीवन काल में। सरकार ये जानते हैं, हमारे फैन के हिस्से को जरा समझ लीजिए। ये आपका ब्लेड है जिसके माध्यम से हवा आपको प्राप्त होती है। यहां आपका क्या लगा हुआ है, हमारी कंडेंसर है ना, और इसी जगह स्पिंडल के साथ हमारी क्या है, ये रोटर का भाग जुड़ा हुआ है। ये रॉड है, यहां पर आपका रबर का सैकल है। ये जो पिन है ऊपर में जिसमें आप फंसा के लटकाते हैं उसको क्या कहा जाता है, कॉटर पिन कहा जाता है। यहां आपकी क्या है साहब, नट है, समझे कि नहीं। ये नीचे का बॉटम कैनोपी, ये ऊपर का आपका टॉप कैनोपी। ये कैनोपी धूल धक्कर से क्या करता है, बचाने में आपकी मदद करता है, समझे विद्यार्थी जी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हमारे पंखे में जनरली हम कौन सा मोटर यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट की परमानेंट कैपेसिटर। हम लोग परमानेंट, बिल्कुल परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। या सिंगल फेज के एसी सप्लाई 230 वोल्ट के रेंज पर बड़े आराम से संचालित होती है। यह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, सब लोगों को याद है। इसमें एक कैपेसिटर हमेशा जुड़ा रहता है, चालू के दौरान भी और आपके रनिंग के दौरान भी, स्टार्ट करने के दौरान भी और संचालन के दौरान भी जुड़ा रहता है। साहब जी, इसके 2 मुख्य भाग क्या होते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। रनिंग के साथ हम लोग कुछ नहीं करते, स्टार्टिंग के साथ ही हम लोग कैपेसिटर को क्या करते हैं, श्रेणी में जोड़ने का साहब काम करते हैं। यह ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी। आपका जो कैपेसिटर है नॉर्मली कौन सा रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, और उसका रेंज कितना होता है, 1.5 माइक्रोफैराड से लेकर 2.5 माइक्रोफैराड के बीच का हुआ करता है। यह कैपेसिटर का मुख्य काम क्या है, शुरुआती टॉर्क को विकसित करना। क्या करना, शुरुआती टॉर्क को विकसित करना, ताकि हमारा फैन क्या हो सके, रोटेट हो सके। विद्यार्थी जी, हमारा रेगुलेटर पुराने जमाने का है, जब हम लोग यूरेका रजिस्टर के रूप में यूज करते थे और तब
खट 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 करके आपका बड़ा साइज का रेगुलेटर, तब यह संचालित होता था, रेजिस्टेंस का मान बढ़ता था। क्या होता है साहब? रेजिस्टेंस का मान बढ़ता था, ठीक है कि नहीं? क्या होता था? रेजिस्टेंस का मान बढ़ता था और हमारी वोल्टेज घटती थी, वोल्टेज घटती थी, मेरा स्पीड कम हो जाता था। यानी आप रेगुलेटर के बारे में जान लीजिए, रेगुलेटर स्पीड नियंत्रित नहीं करता, ये वोल्टेज के मान को परिवर्तित करता है और वोल्टेज के मान के उतार चढ़ाव से क्या हो जाता है? मेरी स्पीड नियंत्रित होती है। लेकिन इसकी समस्या क्या थी? आप सप्लाई तो लेते थे 230, लेकिन यहां जो ड्रॉप होता था, जो 230 हमारी क्या थी, आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होता था उससे कोई फर्क नहीं, आपका बिजली बिल क्या होता था? उतना ही आता था, कोई बचत नहीं होती थी। भले आप कम में वोल्टेज यूज कर रहे हैं, लेकिन बिजली बिल आपको टोटल का देना पड़ता था। इसीलिए साहब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग बना लिए इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर। साइज भी छोटा हो गया, ऑपरेशन भी स्मूथ हो गया, और तो और उतना ही बिजली का बिल आपको देना पड़ता है जितने की वह कंजप्शन कर रहा है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी क्या हो गई साथियों? सेविंग हो गई। पावर की भी क्या हो गई? सेविंग हो गई। तो हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का, हरिराम जी, मुख्य घटक क्या सब है? आपका ट्रायक है, जिसका पूरा नाम क्या है? ट्रायोड 4 AC। आपका क्या है साहब? डायक है, डायोड 4 AC। आपका क्या है साहब? बायडायरेक्शनल स्विच है, किसका किसका? ये सब चीजों का आजकल यूज करने लगे हैं। अब तो आप लोग इतने एडवांस हो गए साहब कि आप अब रिमोट से ही पंखा को क्या करने लगे? कंट्रोल करने लगे। तो टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती चली गई, हम लोगों ने उसके साथ सामंजस्य बिठाने का साहब काम किया। तो जीवन भर के लिए याद रख लीजिएगा साहब कि क्या होता है, हमारा जो रेगुलेटर है उसका काम है टू कंट्रोल, टू ऑपरेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, नॉट टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द फैन। गति नियंत्रित करना नहीं, बल्कि क्या करना है? हमारे वोल्टेज के मान को साहब नियंत्रित करना है। विद्यार्थी जी, आप सब यहां से समझ गए कंसेप्ट को। अलग अलग काम के लिए अलग अलग पंखा यूज करते हैं हम लोग साहब। केबिन में ये केबिन पंखा है, ये पेडेस्टल फैन, ये आपका जो है खड़ा है पैर के ऊपर, सिंगल पैर के ऊपर। ये एग्जॉस्ट फैन है साहब, जो कमरे की गर्म हवाओं को बाहर फेंकने का काम करता है। एयर सर्कुलेटर पंखा है, कमरे के अंदर की हवाओं को गति प्रदान करने का साहब काम करता है। ये सब लोग पहचानते हैं। टेबल फैन, टेबल फैन में जो हमारी कैपेसिटर है कहां लगी होती है? नीचे पैंदी में लगी होती है। ऑसिलेटर नॉब होता है, इसको लूज कर दीजिए तो आपका घूमेगा, कस दीजिए तो घूमना बंद हो जाएगा, एक जगह पर क्या होगी? अस्थिर रहेगी साथियों। नॉर्मली कितने डिग्री तक घूम जाती है? 90 से लेकर 100 डिग्री तक घूम जाती है। समझे कि नहीं साहब जी? आप याद रखिएगा, केबिन फैन में, केबिन के पंखे में, जो कि बस, रेलगाड़ी, ये सब में किनारे किनारे नहीं लगा रहता है, वह प्रायः कितने वोल्ट डीसी पर चलता है? 24 से 28 वोल्ट डीसी पर चलता है। विद्यार्थी जी, हमसे सवाल पूछने वाले छात्रों से निवेदन है कि आप यही सवाल विभाग से पूछिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझे कि नहीं? जब आप विभाग से सवाल पूछिएगा, विभाग को आप फोन करिएगा, विभाग को आप मेल कीजिएगा, विभाग को चिट्ठी लिखिएगा, तो विभाग दबाव में आएगा। हमको दबाव देने से आपका काम नहीं बनेगा। जो सच है वो मैं स्पष्ट बोलता हूं। आप हमको मारपीट करके परीक्षा नहीं करा सकते। परीक्षा कराने के लिए आपको मारना पीटना होगा। किसको? इलेक्ट्रिसिटी विभाग को, क्योंकि परीक्षा उसी को कराना है। समझे कि नहीं? और जब हम आपको कहेंगे सरकार आप आइए, तो संख्या बिल्कुल नहीं होती है। बच्चे घर से नहीं निकलते हैं साहब, ये हमको अनुभव है। इसीलिए सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, ये सब पर लिखने वालों की बाढ़ होती है, लेकिन कम्बल से बाहर एक आध लड़का ही निकल पाता है। और जो एक आध निकलता है उसका पैर हाथ तोड़ दिया जाता है, तो उसके माँ बाप को जवाब देने की क्षमता मुझे नहीं है। इसीलिए आप हमसे सवाल ना करके विभाग का जो टेलीफोन नंबर है उस पर सवाल कीजिए। टेलीफोन डायरेक्टरी लिखा हुआ है, बीएसपीएसएल के साइट पर जाके निकालिए। टेलीफोन डायरेक्टरी में सभी बड़े बड़े अधिकारियों का नंबर है। सबके मोबाइल पर, सबके दूरभाष पर फोन कीजिए, कहिए कहिया परीक्षा होगा। जिस भाषा में हमसे पूछते हैं उस भाषा में उससे पूछिए, देखिए तुरंत एक्शन हो जाएगा। समझे कि नहीं? तुरंत एक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेडेस्टल फैन जो है वह क्या होगा साहब? स्टैंड कितने का होगा? ध्यान रखिएगा, 120 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। ठीक है कि नहीं? अब बिजली विभाग का जो यूट्यूब चैनल ओपन हुआ है, तो उसके यूट्यूब चैनल पर भरमार कर दीजिए कमेंट से। 1 करोड़ कमेंट उसके यूट्यूब चैनल पर कीजिए कि कब परीक्षा होगा, रिलीज बीएसपीएसएल एग्जाम डेट, रिलीज बीएसपीएसएल एग्जाम डेट। स्वाभाविक सी बात है, देखिए प्रेशर बनेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आपको यह मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। तो 120 सेंटीमीटर लंबा क्या होता है साहब? आपका पेडेस्टल फैन का डंटा रहता है, और आप उसमें ऑसिलेटिंग, नॉन ऑसिलेटिंग हर तरह का डिजाइन बना सकते हैं। एयर सर्कुलेटर पंखा जो है 1500 आरपीएम पर घूमता है, कमरे के अंदर की हवा को गति देता है। हमारा यह पंखा 450 तक के रेंज का नॉर्मली घूमने का काम करता है। बाकी अगर आप एग्जॉस्ट फैन की बात करेंगे तो उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, 700 से लेकर के 900 आरपीएम तक की साहब उसकी स्पीड होती है, और 30 से 60 सेंटीमीटर तक का व्यास होता है। नौजवानों यहां पर ध्यान रखिएगा, हमारी जो कैपेसिटर है
वह माइक्रोफेराड में आपसे कह देगा कि कितने मान का कैपेसिटर यूज में लिया जाएगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? वाटेज कितना है पंखा का, दक्षता कितनी है, और 100 से गुना करके अब वोल्टेज कितना वह ले रहा है, और आवृत्ति आपका 50 सैचुरेटेड है, तो वो तो शक्ति गुना प्रतिशत दक्षता गुना 100 अब बटा आपका वोल्टेज स्क्वायर इंटू आवृत्ति, ये करके आपको प्राप्त हो जाएगा। नॉर्मली पंखे की दक्षता इंडक्शन मोटर है, हम 80% लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? 80 लेके चलेंगे। सीलिंग फैन का वाटेज 50 से 75 लेके चलेंगे। वोल्टेज तो सबको मालूम है, रेटेड 230 लेंगे, आप फ्रीक्वेंसी भी कितना लेंगे? 50। अब जैसा डाटा है इसको फिट करके 1.5 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 2.5 माइक्रोफेराड, इसी रेंज में आप क्या कर सकते हैं? कंडेंसर का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी जी, आज के लिए इतना ही। हम लोग कल फिर इसके आगे देखने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत